सॉरी हाँ जानता हूँ इस वीक में रॉ और स्मैकडाउन की वीडियो नहीं ला पाया। में जिक्र आया रां के नाम का। दोस्तों इस वीक थोड़ा फैमिली को टाइम देना जरूरी था, इसलिए वीडियो थोड़ी डिले हो गई। लेकिन इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ जो भी चीजें हुई लास्ट पूरे हफ्ते, और इन मेन स्टोरीज के अंदर आगे क्या होने वाला है इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं दोस्तों आपको लेके चलता हूँ जॉन सीना के हील टर्न पे। मतलब जॉन सीना का हील टर्न से फेस टर्न ऐसा हुआ मानो कुछ हुआ ही नहीं। एक प्रोमो, मात्र एक प्रोमो के अंदर बंदा पूरी तरह बदल गया। अरे भाई कल तक तो तुम दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हुए थे। कोडी रोड्स भी उसको दोस्त मान लेता है, 3-4 बार तो उसका सर फाड़ दिया उसने। मानता हूँ जॉन सीना के पास कम दिन बचे हुए हैं, उनका फेस टर्न भी करवाना था, सारी चीजें भी करवानी थी। लेकिन समर स्लैम के अंदर इस चीज को एक अच्छी स्टोरी टेलिंग के साथ आप खत्म कर सकते थे। ब्रॉक लेसनर का रिटर्न करवा के WWE ने टीआरपी तो फाड़ दी, लेकिन लॉजिक्स की बात हम जैसे यूट्यूबर्स के लिए छोड़ दी कि तुम लोग ये करते रहना, हम तो यही करेंगे। जिस तरीके से एलिमिनेशन चेंबर में रॉक ने आके सारा कबाड़ा किया था, एंड में जाके कोई मेकअप स्टोरी नहीं बनती, वो कबाड़ा कबाड़ा ही रह जाता है। उसके बाद ब्रॉक लेसनर आते हैं और सबको लगता है कि क्लैश एट पेरिस में जॉन सीना वर्सेस ब्रॉक लेसनर होगा, लेकिन लास्ट स्मैकडाउन पे सारी चीजें ही बदल जाती हैं। हर जगह टांग अड़ाने वाले लोगन पॉल यहाँ पे भी टांग अड़ा देते हैं। वैसे भी क्लैश एट पेरिस में तो ब्रॉक और जॉन सीना का मैच होना ही नहीं था, लेकिन अगर आपको मैच करवाना ही था तो आप एजे स्टाइल्स के साथ अच्छा खासा मैच करवा सकते थे। वहीं बात करें लोगन पॉल वर्सेस जॉन सीना के मैच की, तो ये कौन देखना चाहता है क्लैश एट पेरिस में। हाँ मानता हूँ लोगन पॉल आपके लिए बहुत बड़ा हीरा है, और उस हीरे के साथ एक ना एक मैच तो आपको करवाना ही था, तो हम WWE फैंस तो सह ही लेंगे। बाकी दोस्तों मुझे लगता है कि जॉन सीना वर्सेस लोगन पॉल के मैच के अंदर ब्रॉक लेसनर इंटरफेरेंस करने के लिए आ सकते हैं, और उसी चक्कर में शायद WWE का हीरा लोगन पॉल जॉन सीना को पिन भी कर दे, और इसके बाद जिंदगी भर लोगन पॉल ये गाना जरूर गाएंगे कि मैंने जॉन सीना को पिन किया था। वहीं दोस्तों जॉन सीना के हील टर्न के खत्म होने की खुशी किसी को हुई हो या नहीं हुई हो, लेकिन R-Truth को तो बहुत ज्यादा खुशी हुई है। वहीं दोस्तों अगर हम कैलेंडर की बात करें तो अगस्त के अंदर क्लैश एट पेरिस होने वाला है। उसके बाद सितंबर की बात करें तो वहाँ पे कोई भी PLE भी सेट नहीं है, और उसके बाद फिर क्राउन ज्वेल आने वाला है, तो वहां तक तो जॉन सीना वर्सेस ब्रॉक लेसनर की कहानी ही चलने वाली है। उसके अलावा अभी तो मुझे नहीं लगता कि जॉन सीना किसी भी स्टोरी लाइन का पार्ट बनेंगे, इवन वॉर गेम्स के मैच का भी पार्ट बनेंगे। काफी दूर है वॉर गेम्स, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जॉन सीना वॉर गेम्स मैच का भी पार्ट बने। एक तरफ जॉन सीना हो, एक तरफ ब्रॉक लेसनर हो, एक तरफ रोमन रेंज हो, एक तरफ सेथ रॉलिंस हो, CM पंक, जे ऊसो, पता नहीं कितने बंदे ये लोग इस वॉर गेम्स मैच के अंदर भर के इसको एपिक बना सकते हैं। मुझे तो अब किसी भी PLE की एक्साइटमेंट नहीं है जितनी वॉर गेम्स के सेटअप की एक्साइटमेंट है कि कौन कौन सी टीम होने वाली है। वहीं दोस्तों लास्ट वीक ब्रॉक लेसनर तो आए, लेकिन एक बंदा चला गया, केरियन क्रॉस। जी हाँ दोस्तों, रिसेंटली केरियन क्रॉस को कर दिया है WWE ने रिलीज। पहले तो उनको काफी इग्नोर किया गया, फिर थोड़ा सा पुश दिया गया, और उसके बाद बिल्कुल ही मिटा दिया गया। आई मीन समर स्लैम के दौरान जब पैट मैकेफ्री का शो चल रहा होता है, वहाँ पे लोग नारे लगा रहे होते हैं वी वांट क्रॉस, वी वांट क्रॉस। आगे ट्रिपल एच बैठे होते हैं और बोलते हैं यू वांट ब्रॉक, आई गिव यू ब्रॉक। मतलब बंदे ने क्रॉस को ब्रॉक सुनना स्टार्ट कर दिया है, इतना ज्यादा इग्नोर मार दिया है। हो सकता है पिछले 3-4 महीने से भी वो क्रॉस को ब्रॉक ही सुन रहे हो, तभी तो रिटर्न करवाया। खैर कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा है कि ट्रिपल एच को केरियन क्रॉस के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। शायद उनको अपॉर्चुनिटीज दी गई, लेकिन उन्होंने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। हालांकि केरियन क्रॉस माइक पे भी अच्छे हैं, रिंग के अंदर भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस करते हैं, और उनको जो कैरेक्टर दिया गया रिस्पेक्टफुली उन्होंने उसको निभाया। लेकिन उसके बाद भी WWE को उनके अंदर कोई एक्स फैक्टर नजर नहीं आ रहा था, इसीलिए अब केरियन क्रॉस को अपने मर्चेंडाइज अपनी वेबसाइट पे बेचने पड़ेंगे। और वहीं फैंस की बात करें तो फैंस तो कुछ टाइम में भूल ही जाएंगे। आई मीन वी वांट ट्रुथ, वी वांट ट्रुथ के नारे भी कई हफ्ते तक लगे थे, और उसके बाद जैसे ही R-Truth आते हैं गायब होते हैं, अब उनके नारे लगना बंद हो गए हैं। ऐसा ही क्रॉस के लिए भी होगा। इवन लास्ट रॉ पे तो उनके नारे भी नहीं लगे। हो सकता है अगली 1-2 रॉ पे वी वांट क्रॉस के नारे लग जाए, लेकिन उसके बाद वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि फैंस किसी के लॉयल नहीं है। जो चमकती चीज उनको दिखेगी वो उस तरफ भाग लेंगे। अभी उनको ब्रॉक चमकते हुए दिख रहे हैं, रोमन रेंज दिख रहे हैं, तो वो उस तरफ निकल गए हैं। वहीं दोस्तों जॉन सीना को तो ब्रॉक लेसनर के साथ राइवलरी मिल गई है। वहीं कोडी रोड्स की बात करें तो पहले तो उनको एक स्ट्रीट फाइटर के अंदर रोल मिल गया है, और दूसरा उनको ड्रू मैकिंटायर मिल गए हैं। आई मीन बंदे ने टेबल के ऊपर नहीं पटका, बंदे ने टेबल के नीचे लात मार के घुसाड़ दिया उन्हें। ये स्पॉट मेरे को काफी यूनिक और काफी अच्छा लगा। अब हो सकता है कोडी रोड्स और ड्रू मैकिंटायर के बीच में थोड़ी सी राइवलरी हमको नजर आए। खैर वैसे भी कोडी रोड्स कुछ टाइम के लिए तो अनअवेलेबल रहने वाले हैं, लेकिन WWE चैंपियनशिप का मजाक बनना बिल्कुल खत्म नहीं हो रहा है। आई मीन जॉन सीना के पास चैंपियनशिप थी, लग रहा था कि एंड तक वो अपने पास ही रखेंगे, चैंपियनशिप की वैल्यू बनाएंगे, उसको प्रेस्टिजियस बनाएंगे। लेकिन जैसे ही चैंपियनशिप कोडी
कोडी रोड्स के पास गई है, फिर से क्वेश्चन मार्क लग गया है कि अब इसका होगा क्या। एक तो कोडी रोड्स का किसी के साथ भी मैच कराओ, ऐसा ही लगता है कि कोडी रोड्स को ही जिताएंगे। ठीक है, वो आपके बेबी फेस है, लेकिन मुझे लगता है कि अब शॉर्ट उनको चैंपियनशिप के रन्स दिए जाने चाहिए, ताकि फैंस को एक्साइटमेंट भी रहे कि चैंपियनशिप चेंज हो सकती है। अभी तो कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है WWE चैंपियनशिप को लेके। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ कैसे वैल्यू बढ़ाई जा सकती है WWE चैंपियनशिप की। ओवरऑल मेरे को ड्रू मैकिंटायर को चैंपियनशिप का मैच मिलेगा, वो चीज सही लग रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि रेसलमेनिया तक CM पंक को चैंपियनशिप के लिए पिवट कर दिया जाएगा, फिर हमको कोडी रोड्स वर्सेस CM पंक का मैच देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ हमको सेथ रॉलिंस वर्सेस रोमन रेंस का मैच भी देखने को मिल सकता है। वहीं दोस्तों 150 रुपए का नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेके अगर आप परेशान हो रहे हो तो मैं बता दूं USA के अंदर भी काफी अच्छा हाल चल नहीं रहा है। जैसे यहाँ पे केबल टीवी से सारी चीजें चली गई, वहाँ पे भी केबल टीवी से सारी चीजें चली गई। अब उन्होंने 2025 में WWE देखने के लिए नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया, लेकिन अब बताया जा रहा है कि 2026 से ESPN प्लस के ऊपर उनके सारे PLE आने वाले हैं। यानी नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लो, रॉ देखो, USA नेटवर्क पे स्मैकडाउन देखो और ESPN पे $30 देके PLE देखो। I mean, इस सबसे बढ़िया इंडिया में चल रहा है कि 150 रुपए नेटफ्लिक्स पे देके आपको 90% चीजें तो मिल जाती हैं, सैटरडे नाइट मेन इवेंट को छोड़ के। बाकी जिस तरीके से WWE की प्रोग्रामिंग अभी करी जा रही है, नो डाउट ये शायद फ्यूचर के लिए अच्छा हो, क्योंकि एक टाइम था जब WWE CD में आती थी, उसके बाद WWE टीवी पे आने लगी, अब OTTs में शिफ्ट हो रही है। नो डाउट टाइम के साथ उनको भी अपना प्रोडक्ट अपग्रेड करना है, लेकिन जिस तरीके से WWE की हर एक चीज की कॉस्टिंग बढ़ती चली जा रही है, मुझे लगता है कुछ टाइम बाद WWE का फैन होना एक लग्जरी वाली चीज हो जाएगी। हजारों डॉलर दे के आप WWE के शोज देखोगे, 2-2.5 हजार की तो वहां से इंडिया में टी-शर्ट्स आती हैं। वहीं WWE चैंपियनशिप रियल वाली अगर आपका लेने का मन है तो 50 से 60 हजार रुपए देने पड़ेंगे, और घर पे शोज देखने के लिए 150 रुपए अलग से देने पड़ेंगे। मुझे लगता है WWE के जो करंट फैंस हैं वो तो 150 रुपए देके फिर भी इसको देख लेंगे, लेकिन बात करें नए फैंस की, यंग फैंस का WWE देखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम भी WWE के फैन एक यंग एज से ही बने थे। यंग एज से जब हम इमोशनली कनेक्ट हुए तो आज तक उसको देख रहे हैं। वहीं बात करूं किसी अडल्ट के देखने की तो उसको तो ये ड्रामेबाजी ही लगेगी, लेकिन क्या वो यंग फैन जो इतने महंगे सब्सक्रिप्शन अफोर्ड नहीं कर सकता, उसको किस तरीके से WWE अपना पार्ट बनाएगी वो देखना एक क्वेश्चन मार्क है। बाकी तो देखिए दोस्तों, टाइम के साथ में इसको भी अडॉप्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि पैसा तो हमारी जेब से ही जाएगा। वहीं दोस्तों वापस मैचेस पे आए तो फैटल 4-वे मैच सेट हो गया है क्लैश एट पेरिस के लिए। LA नाइट वर्सेस CM पंक वर्सेस जे उसो वर्सेस सेथ रॉलिंस फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। खैर कुछ भी कहो, इस स्टोरी लाइन पे WWE पूरा ध्यान दे रही है। एक एक बंदे को एक एक कैरेक्टर पकड़ा रखा है और उसको बहुत अच्छे से होल्ड करवा रहे हैं। LA नाइट को भी WWE एक अच्छा पुश दे रही है, आसपास रख रही है वर्ल्ड चैंपियनशिप के। सेम चीज वो जे उसो के साथ भी कर रहे हैं, उनको भी आसपास रख रहे हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप के। वहीं बात करें रोमन रेंस की तो उनको भी एडवर्टाइज किया जा रहा है क्लैश एट पेरिस के लिए। अब वो टाइटल के लिए मैच करेंगे या अपने जूतों के लिए या कहूँ अपने शूला फाला के लिए, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन एक एडवाइस रहेगी मेरी, अब आओ तो चप्पल में आना भाई। ये बंगाल वाला ब्रॉन्जन रीड तुम्हारे जूतों पे बहुत गंदी नजर रखा है, 2 तो उड़ा चुका है, तीसरा उड़ाने का पूरा प्लान करके आया है। I mean, ब्रॉन्जन रीड का भी अलग ही बना रखा है। जिस तरीके की हरकत ये ब्रॉन्जन रीड कर रहे हैं, ऐसी हरकत तो मेरे स्कूल के छपरी लौंडे भी नहीं करते थे। मतलब क्या कर रहा है भाई, जूते चुरा रहा है। लेकिन जो भी कहो, एक कॉमेडी फैक्टर तो इस चीज ने बहुत अच्छा दे दिया है। इन्हीं जूतों से जब ब्रॉन्जन रीड की पिटाई होगी ना, वाह वाह, मजा ही आ जाएगा। वहीं बात करें इस फैटल 4-वे की तो इसका पार्ट भी रोमन रेंस को बनाया जा सकता है। I mean, सेथ रॉलिंस को CM पंक इस मैच में बिल्कुल नहीं चाहिए थे, तो हो सकता है सेथ की टीम CM पंक के ऊपर अटैक कर दे, CM पंक मैच के लिए रेडी ना हो पाए और रोमन रेंस उनको रिप्लेस कर लें। इस तरीके से रोमन रेंस को टाइटल मैच के अंदर डाला जा सकता है। दूसरा केस ये हो सकता है कि उनको हैंडीकैप मैच में डाला जाए ब्रॉन्जन रीड और ब्रॉन ब्रेकर के अगेंस्ट। ये वाले सिनेरियो के होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि ब्रॉन ब्रेकर को यहाँ पे पुश देना है और उनका पुश सारा रुक जाएगा अगर वो रोमन रेंस से हार गए। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ब्रॉन्जन रीड वर्सेस रोमन रेंस का मैच सेट हो सकता है क्लैश एट पेरिस में। बाकी आप लोग क्या चाहते हो, किस मैच का पार्ट रोमन रेंस बने, कमेंट बॉक्स में बताइए। सो यही थी दोस्तों लास्ट वीक की कुछ बड़ी स्टोरीज। बाकी की छोटी मोटी स्टोरीज को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए सायोनारा।